Hi everyone, I am Dr. Aparna. I have qualified my NEET PG 2020 exam and I got a rank of All India 4402 and I chose MS Ops and Value for my future perspective. So basically, I am a foreign medical graduate. I did my MBBS from Nepal, and when I go to Nepal, that was a completely a new place for me. That was a completely different experience. Like I have never been to Nepal, and I have never been to Nepal. So when I go there, there was a different language, there was a different climate, there was a different environment. People are different, and in the first year there was like a lot of adjustment issue, but eventually I get adjusted with the environment, my surrounding, and my people. And when I joined my medical college, there was we started our first year after 2 to 3 days after my staying in Nepal, and we start with uh, the syllabus is same in Nepal and India. So we started with anatomy, physiology and biochemistry. अगर मुझे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे देती थी कि उन चीज़ों को क्रॉस चेक करना है, मुझे पूछना है टीचर से। तो धीरे-धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मैं सही ट्रैक पे हूँ और मैं कर रही हूँ। फिर और ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको मैं बहुत ज़्यादा किसी को पढ़ने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी कि मैंने भी शुरू से बहुत पीजी को टारगेट करके या एफएमजी को टारगेट करके नहीं किया था। और जो ये एफएमजी के स्टूडेंट है, ये उन्हें भी पता होता है कि हाँ, लाइक जब वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में होते हैं फिर उनके दिमाग में कहीं जाकर एक एफएमजी वाली बात होती है कि हाँ, मुझे क्वालिफाई करना है, ये करना है। तो हम भी शुरू से वैसे ही मस्ती करते थे। फिर मैंने फिजियो की हमारी क्लासेस होती थी, फिजियो हम अच्छे से करते थे, बायोकेमिस्ट्री के लैब होते थे। और बेसिकली ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आप अपने सिलेबस के साथ हमेशा ओरिएंट रहिए। बहुत ही एक आपको एक टच होना चाहिए कि हाँ, आपने क्या पढ़ाई की है, एक आपने कहाँ से आप कहाँ पे हो, आपके कंटेंट क्या, आपको कौन से बुक्स पढ़नी है, आपके लैब्स कैसे हो रहे हैं, आप प्रैक्टिकल्स कितने ज्वाइन कर रहे हो, और एक इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर चीज़ें खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाती हैं। फार्मा आपको टिप पे तो किसी के नहीं होता, बट हाँ, थोड़ा बहुत आपको बिल्कुल कॉन्टैक्ट में होना चाहिए कि हाँ, कौन से ड्रग्स हैं, ये हैं। फिर जब आप थर्ड ईयर में जाते हो, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू होती है, तो मैं सबको यही बोलूँगी कि क्लिनिकल पोस्टिंग आप बहुत अच्छे से कीजिए। आप लैब्स में, आप वार्ड में जाइए, आप पेशेंट से इंटरैक्ट कीजिए। आप जो बेड साइड की पढ़ाई होती है, जो आपको जितने भी सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि आपकी कार्डियो की क्लासेस चल रही है या कुछ भी चल रही है, तो आप उन चीज़ों को करिए। क्योंकि अब जो मैं एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं, मैंने उन चीज़ों में ये चीज़ नोटिस किया है कि क्लिनिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्लिनिकल पैटर्न आपसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और बेसिकली उनका एकमात्र मोटो ये है कि वो ये जानना चाहते हैं कि आपने क्लासेस की है या नहीं। एक एमबीबीएस के लेवल पे आपको जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि आपको कोई भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि हाँ, आपको मड़-मड़ आना चाहिए, लेकिन आपको ये चीज़ हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि हाँ, एटलीस्ट आप हार्ड साउंड अच्छे से सुन सकें। तो वो चीज़ें आपको वार्ड पोस्टिंग के साथ, क्लिनिकल पोस्टिंग के साथ और वो डिफरेंट क्लिनिकल बुक्स के साथ, वो पढ़ते-पढ़ते आप खुद ब खुद उस चीज़ के साथ धीरे-धीरे एडजस्ट हो जाते हो, आप चीज़ों को जानने लगते हो। और फिर जब आप अपनी एग्ज़ाम्स के साथ, अपने सिलेबस के साथ आगे बढ़ते हो, तो आपको कोरिलेट आप वो चीज़ कर सकते हो। और ख़ासकर मैं ये चीज़ उन एफएमजी वाले स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल ही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप क्लिनिकल्स बुक्स के साथ बिल्कुल ही आप स्टिक रहिए। आप अपनी पोस्टिंग्स कीजिए, क्योंकि पर्सनली मुझे इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया है। क्लिनिकल पोस्टिंग के साथ अगर आप अपनी थ्योरी भी कवर कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत ही पढ़ते जा रहे हो, तो आपकी एफएमजी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अलग से कोई कोचिंग नहीं देना होगा, आपको कोई बुक्स नहीं पढ़नी होगी, क्योंकि आप जब एफएमजी एग्ज़ाम भी देते हो, तो वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपसे ये चीज़ बस आपके एक काइंड ऑफ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होती है कि वो आपसे स्क्रीन करते हैं कि हाँ, ये कैंडिडेट एक अच्छा डॉक्टर बनने के लायक है या नहीं, या इसे बेसिक चीज़ें आती है या नहीं। कोई भी बहुत हाई-फाई एग्ज़ाम नहीं होता। चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो एफएमजी का पेपर हो। मैं हमेशा सबको यही कहूँगी।
फिर जब आप और खासकर 4th ईयर के हमारे जितने भी माइनर सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो ईएनटी हो, चाहे डर्मा हो, चाहे वो एनेस्थीसिया हो, इन सब्जेक्ट की सबसे बड़ी बात क्या है, ये सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें क्वेश्चंस रिपीट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इन कुछ सब्जेक्ट की आपको अपने बुक्स के साथ-साथ आपको इनके क्वेश्चंस भी मतलब कि आप करो तो ज़्यादा सही है। क्योंकि आपको एक आइडिया होता है कि इन पोर्शंस में से कौन से पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से पार्ट नहीं इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक बात है पीडियाट्रिक्स हुए, ऑब्स-गायनी और सर्जरी, मेडिसिन, ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मेजर पोर्शन आपसे क्लिनिकली मतलब कि आजकल के एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है कि ये आपसे बेसिक्स और आपके क्लिनिकल बेसिक्स को कैसे आप क्लिनिक्स में अप्लाई करते हो, बेसिकली इसी चीज़ का टेस्ट होता है, चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो, चाहे वो एफएमजी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आप और भी आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे आप एम्स दो, चाहे पीजीआई दो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, लेकिन वो आपकी इस चीज़ को भी टेस्ट करते हैं कि आपने क्लिनिक्स किया है या नहीं, और जो आपने पढ़ा है आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, वो इसी चीज़ को चेक करते हैं। फिर आती है, और हाँ, मैं बोलना भूल गई कि सेकेंड ईयर में जो आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं जैसे पैथो और आपके माइक्रोबायो, ये आपके मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये आपको करने ही करने हैं। मेजर चंक ऑफ एग्जाम्स में ये एनाटॉमी, फिजियो एंड जो बेसिक के सब्जेक्ट होते हैं, खासकर पैथो और माइक्रो, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने ये सब्जेक्ट अच्छे से किए तो आपको गायनी की इन्फेक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सर्जरी के टॉपिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से उसको कोरिलेट कर पाओगे। तो मैं हर किसी को सजेस्ट करूँगी कि आप माइक्रो और पैथो, ये 2 सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको बहुत ही अच्छे से ज़्यादा करके जाओ, इनसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये सिर्फ मैं नीट के लिए नहीं बता रही हूँ, एफएमजी का भी सेम होता है, काइंड ऑफ लाइक थोड़ा लेवल कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट पूछते वही हैं। फिर आपके आते हैं 5th ईयर के सब्जेक्ट्स। 5th ईयर में भी आपका वही है, 5th ईयर तो लाइक आपको पढ़ना ही है, इसके कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वो आपको पूरे रिवीजन के लिए होता है, और इन सारी चीज़ों को जब आप पढ़ पाओगे तो आप 5th ईयर में फिर आप इंटर्नशिप में इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि आपने इंटर्नशिप में आपने जो भी पढ़ा था, आप उसे देख पा रहे हो, आप वार्ड्स कर पा रहे हो, क्लिनिक्स कर पा रहे हो। आपने जो बुक्स में पढ़ा था, ओपीडी में आपको वो पेशेंट्स मिलते हैं, आप उन चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे। आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, आप में स्किल डेवलप होगा, और जब आप एक मेडिकल स्कूल को पास करके बाहर निकलते हो, तो आप में ये कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, आप एक फुल फ्लेज्ड डॉक्टर हो, आप अच्छा कर सकते हो, और आप वो नेचुरली वो चीज़ें आपकी खुद ब खुद डेवलप हो जाती हैं। तो आप कर लेते हो कि आप स्किल सीख लेते हो, आप पेशेंट को देखते हो, आपने ओपीडी की होती है, और इंटर्नशिप में साथ के साथ मस्ती भी चलती रहती है। आप बहुत सारे नए लोगों से मिलते हो, बहुत सारे हमारे जो एक डॉक्टर होते हैं, जो उनकी सोसाइटी में अगल-बगल के लोग होते हैं, माहौल होता है, उन सारी चीज़ों को आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाते हैं। उसके और फिर उसके बाद एफएमजी का पेपर होता है, जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है उन्हें पता होता है कि इंटर्नशिप के साथ और इंटर्नशिप के बाद आप दोनों टाइम एफएमजी का पेपर दे सकते हो, हर 6 महीने पे एफएमजी की पेपर होती है। मैंने बेसिकली अपने इंटर्नशिप पास होने के 2 महीने के अंदर ही अपना एफएमजी का पेपर दिया था, और मेरा फर्स्ट राउंड में मैंने एफएमजी क्लियर कर लिया था। तो वो मेरे लिए इसलिए पॉसिबल हो पाया था क्योंकि मैं शुरू से ही अपने बुक्स के साथ टच में थी। मैं कभी नोट्स पर का फ़ोकस नहीं करती थी। मैंने जो भी पढ़ाई की, वो मैंने बुक्स पे एक जो आइडियल टेक्स्ट बुक होता है, मैं उसे पढ़ती थी। तो ये धीरे-धीरे आपको हैबिट डेवलप कर लेते हो कि हाँ, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाती है, आप चीज़ों को क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन और ये आप उन चीज़ों पे आप बहुत अच्छा आपका कमांड हो जाता है, आप सारी चीज़ें कर लेते हो। तो वो बहुत ज़रूरी है, और एफएमजी के लिए मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत टेंशन लेना है। जस्ट अगर आप फर्स्ट ईयर से ही ओरिएंट हो कि आपने क्या पढ़ाई की और आपको उन चीज़ों को अप्लाई करना आता है, तो एफएमजी के लिए कोई भी आपको अलग से कोचिंग नहीं लेनी होगी, आपको बहुत कुछ टेंशन नहीं लेना है। आप जस्ट हमेशा एक टच में रहिए कि हाँ, मुझे फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है, मुझे सेकंड ईयर में क्या पढ़ना है, मुझे थर्ड ईयर में क्या पढ़ना है, मुझे फोर्थ ईयर में क्या पढ़ना है,
और उन चीज़ों को आपने जो इंटर्नशिप में सीखा या आप अगर उसे अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो, तो एफएमजी बहुत कुछ टफ एग्जाम नहीं है। So after my FMG examination and my internship, both are over, I started to prepare for my NEET PG examination. And before going into detail about NEET PG examination, I just want to tell those FMG students or those students who didn't study in their UG's day, or those who didn't focus or plan to study in their college days. Like NEET PG or any examination is not impossible for anything. Like it is not like that. If you don't study in college, you are not able to crack AIMS, PGI, JIPMER or NEET PG. It is not like that. If you will study now and if you will study to prepare from now itself, like there is a more than sufficient time, and I will guarantee you, like you are able to crack any examination. Like medical profession is not like you have to be there the day you are started to prepare, and the day when you are motivated to study, to prepare, to be focused, like that is enough for you, and that will keep you motivating always. Like after I started to prepare for my NEET PG, it take me a lot of time to get oriented with the uh, like preparing schedule, and to get oriented with the pattern of MCQ, to pattern of AIMS examination, and with the pattern of different examination. But slowly and gradually, I get adjusted with the coaching environment, and I prepared while staying in Delhi. So, like when you came to Delhi or any place far away from your home, it takes a like little bit like थोड़ा बहुत तो दिक्कत हर किसी को होती है एडजस्ट होने में। आपको शुरू-शुरू में खाने की दिक्कत हो सकती है, रहने की दिक्कत हो सकती है, हर चीज़ की दिक्कत हो सकती है। आपको आप क्या पढ़ रहे हो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको कितना पढ़ना है आपको नहीं समझ में आएगा, और जिस एग्ज़ाम के बारे में आपने सिर्फ़ सुना है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर किसी पे प्रेशर होता है कि मुझे निकालना है। लाइक हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर उस चीज़ को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ कोई भी स्टूडेंट जो कि नीट पीजी के पेपर दे रहा है या कोई भी एग्जाम दे रहा है, वो ये सोच के हमेशा डरा हुआ रहता है कि मुझसे होगा या नहीं होगा, और ये किसी भी स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि उससे होगा या नहीं होगा। वो जब हो जाता है उसे तभी पता होता है कि हाँ उससे हो गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा टफ चीज़ है आपके प्रिपरेशन के टाइम की एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। पढ़ हर कोई सकता है, अगर मुझे एक दिन पढ़ने के लिए बोला जाए और मुझे 5 दिन बाद पढ़ने बोला जाए तो मैं पढ़ लूँगी, लेकिन मुझे हर दिन कोई पढ़ने के लिए बोलेगा तो वो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको, कि आपको एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। और आपको उस टाइम में बहुत टाइम ऐसा होगा कि आप बहुत डिमोटिवेटेड फील करोगे, लेकिन आपको हमेशा खुद को रीबूस्ट करना है, आपको खुद से अंदर से ये चीज़ महसूस करना है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, अगर वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ सकती हूँ। और आपको टेस्ट मैं बोलूँगी कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर कभी भी ऐसा नहीं होता, कोई भी स्टूडेंट हो कुछ भी हो, किसी को ये नहीं पता होता है कि हाँ मेरा सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया। मैं जिस दिन पेपर देने जा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा नहीं होगा, लेकिन और आपको एग्ज़ाम देने के बाद भी नहीं पता होता है, वो जब आपका हो जाता है, मैंने जैसा बोला कि वो जब आपका हो जाएगा आपको तभी पता चलता है। तो उन सारी चीज़ों में कि आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या छोड़ना है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, आप हर कुछ नहीं पढ़ सकते। उन चीज़ों को डिसाइड करने के लिए टेस्ट होता है। आपने अपना जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया, अगर आपने नहीं भी किया, आप जस्ट शुरू कर रहे हो, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप टेस्ट से शुरू करो। आप जब टेस्ट से शुरू करोगे तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि मुझे क्या पढ़ना है और मुझे क्या छोड़ना है। और जब आप टेस्ट धीरे-धीरे टेस्ट दोगे और साथ में आप अपना रिवीजन करते जाओगे, सिलेबस कंप्लीट करते जाओगे, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया होता है कि हाँ, किन पोर्शन से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किस पोर्शन से मुझे छोड़ना है, किस पोर्शन को मुझे ज़्यादा ध्यान देना है या मेरा वीक है। तो आप अपने रूटीन को उस तरीके से मैनेज कर पाओगे। जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी, तो
शुरू-शुरू में और एक फेयर रूटीन होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप मई, जून, जुलाई इन मंथ की अगर बात करो और अगर आप ये सोचकर चलो कि मुझे 15 घंटे पढ़ने हैं, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, वो कोई नहीं पढ़ता है। आप किसी भी टॉपर से पूछ लो, आप किसी से भी पूछ लो, वो उस ड्यूरेशन में आप 15 घंटे नहीं पढ़ सकते हो। तो आपको अपनी रूटीन इस तरीके से प्लान करनी होगी कि इन महीनों में आपको 8 से 9 घंटे पढ़ने हैं और ये 8 से 9 घंटे आपको पढ़ने ही होंगे। आप महीने में 1 दिन ब्रेक ले सकते हो, 2 दिन ब्रेक ले सकते हो, लेकिन आपको पढ़ाई ये करनी ही होगी। जितने दिन भी आपके पास बचे हैं, आपको पढ़ना ही है। शुरू-शुरू में आप अपनी रूटीन उस तरीके से प्लान कीजिए कि आप 8 से 9 घंटे आप हर दिन पढ़िए और जब आप धीरे-धीरे आपका सिलेबस अगर आप इस ढंग से भी पढ़ रहे हो, तो आप सितंबर, अक्टूबर तक ऑलमोस्ट एक रीडिंग कर चुके होंगे। अब मेन चीज़ें बची है आपकी रिवीजन। फिर जब आप रिवीजन के टाइम में अक्टूबर से लेके आप दिसंबर, जनवरी तक का टाइम होगा, उसमें आप कोशिश करो कि आपकी पढ़ाई की ड्यूरेशन बढ़े, आप 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो। आप ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप जितना भी पढ़ पाओ। और जब मेरे अंतिम लास्ट के डेज़ चल रहे थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उस ड्यूरेशन में मैंने अपने सिलेबस को इस तरीके से प्लान किया था कि मुझे एक ओवरऑल क्रॉस आइडिया था, कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है या कौन से पोर्शंस मेरे वीक हैं। जो मेरे वीक थे मैं उनको रिवीजन करती थी, जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे जो मुझे फील होता था कि हाँ मैं इसमें अच्छा करती हूँ या मुझे ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, उन चीज़ों को मैं बिल्कुल ही मतलब कि सप्ते में मैंने एक दिन रिवीजन किया। और मैं जब जब भी मैंने पढ़ाई करने के लिए मैं बैठी, तो मैं शुरू के टाइम में केवल जो नई चीज़ें हैं वो पढ़ती थी, क्योंकि उस वक़्त मेरा दिमाग बिल्कुल ही रिलैक्स होता था, मुझे इतनी टेंशन नहीं होती थी। जो शाम का टाइम हुआ जिसमें कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, उस टाइम में मैं रिवीजन वाले पोर्शन को रखती थी। फिर डिनर के बाद जब थोड़ा मैंने पढ़ाई की, क्वेश्चन सॉल्व किए और जहाँ तक बात रहा टेस्ट का, तो टेस्ट में मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि ग्रैंड टेस्ट हर कोई हर दिन दे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप एक ग्रैंड टेस्ट देते हो तो वो 3 घंटे की टेस्ट होती है और जो मिस्टेक आपने किया, जो गलतियाँ आपसे हुई, अगर आपने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा, तो वो ग्रैंड टेस्ट किसी फ़ायदे का नहीं है, आपने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो उन डिटेल्स को जानने में आपको ऑलमोस्ट अगर आप बहुत स्पीड भी कर रहे हो, तो आपको 2 से 3 घंटे लगेगा और उसके साथ आपको नई चीज़ें पढ़नी है, तो वो ग्रैंड टेस्ट हर दिन नहीं पॉसिबल होता। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी मॉक टेस्ट या जो मिनी टेस्ट होते हैं, तो मैं ऐसा करती थी कि मैंने रात को एटलीस्ट 1 घंटे के लिए ऐसे प्लान करके रखा था कि जो ये नीट पीजी बोलकर बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे मिनी मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, तो वो मैं मिनी मॉक टेस्ट हर दिन देती थी पूरे सिलेबस। वो 60 क्वेश्चंस होते थे और वो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में मेरा खत्म हो जाता था और 15 से 20 मिनट मैं उसकी रिवीजन, उसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के लिए लगाती थी और मैं हर वीक क्रैक टेस्ट देती थी और शुरू में आपका क्रैक टेस्ट अच्छा नहीं हो सकता है। बहुत लोगों का होता है, बहुत लोगों का नहीं हो सकता है, लेकिन आपको उससे डीमोटिवेटेड नहीं होना है। आपको ये देखना है कि हाँ, कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कौन सी क्लिनिकल चीज़ें हैं, अभी नया ट्रेंड में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसमें मुझे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों में मैं वीक हूँ, मुझे बार-बार किस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है। फिर आप उसी जिन चीज़ों को आपने पढ़ा, उसको आप नेक्स्ट ग्रैंड टेस्ट में अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन किस ढंग से आते हैं, किस टॉपिक से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप अगर आप कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, तो आप खुद सोचो कि 2 से 3 दिन में पूरे सिलेबस का इमेज आपको कोई नहीं बता सकता। वो आप धीरे-धीरे अपने सिलेबस के साथ, अपने बुक्स के साथ अगर एडजस्ट होते जा रहे हो, तो वो आपके साथ सही होगा। आप इमेज बेस्ड टेस्ट दो, आपको अपनी शेड्यूलिंग ऐसे करनी होगी कि आप केवल टेस्ट पे भी डिपेंड नहीं हो सकते। आपको नई चीज़ें भी पढ़नी है, आपको पढ़ी हुई चीज़ों को भी रिवाइज़ करना है और आप टेस्ट भी आपको उसी अकॉर्डिंग देना होगा। जब आप इन 3 चीज़ों को फ़ॉलो करोगे, तो धीरे-धीरे जाकर आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपको एटलीस्ट ये आइडिया है कि मुझे क्या पढ़ना है और मुझे क्या छोड़ना है। अगर आपको अगर आपको इन चीज़ों के साथ आप ओरिएंटेड रहोगे, आपको इन चीज़ों का सही से आइडिया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ है। और स्ट्रेस की बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेस की बात मैं
इसलिए बोलूँगी क्योंकि ये कुछ टाइम, कुछ मंथ लाइक जब आप सितंबर, अक्टूबर और धीरे-धीरे जब आपके एग्ज़ाम्स जैसे-जैसे पास होते हैं, तो आप बिल्कुल ही डिप्रेस फ़ील करते हो। बिल्कुल ही आपको कि आप समझ नहीं सकते हो, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि मैं कहाँ फँसी हुई हूँ या मैं कहाँ फँसा हुआ हूँ। वो बिल्कुल ही एक टाइम होता है जब आपको बिल्कुल ही आप होपलेस होते हो, किसी से आपको बात करने का मन नहीं करेगा। बट मैं ये चीज़ बोलूँगी कि चाहे फैमिली हो, चाहे आपके कोई क्लोज़ फ्रेंड हो, लेकिन आप हर किसी से बात करते रहिए। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कीजिएगा, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप उनसे नहीं बताइएगा, तो वो चीज़ नहीं हो सकता। और आपकी पढ़ाई के अलावा भी आप थोड़ा टाइम लाइक आपको जो भी पसंद है, मुझे नेटफ्लिक्स देखना पसंद है या मैं बहुत ज़्यादा मूवी, सीरीज़ ये देखती हूँ। तो आप वो कुछ टाइम आप निकाल सकते हो, लेकिन एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम कि आधा घंटा देखिए या 1 घंटा देखिए। उतना टाइम या आप महीने में 1 दिन अपने फ्रेंड्स के साथ आप चिल कर सकते हो, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है वो 24 घंटे पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने प्लानिंग की है इसलिए वो हर कुछ मैनेज कर पा रहे हैं। प्लानिंग सबसे बड़ी चीज़ है। आपको चीज़ों को प्लान करके ही चलना पड़ेगा, तो आप हर चीज़ के लिए टाइम निकाल पाओगे। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप थोड़ा घूम लीजिए, आप थोड़ा अपने दोस्तों से बात कर लीजिए। अगर आपको बिल्कुल ही एंग्ज़ायटी हो रहा है, आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है, तो आप उस ड्यूरेशन में ना पढ़ें क्योंकि आप जो पढ़ भी रहे हो वो आपके लिए वेस्ट है। वो आप नहीं समझ सकते हो। अगर आपको नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा सिस्टम है कि सारे एग्ज़ाम्स ठंडी में होते हैं और ठंड के टाइम नींद बहुत आती है। तो थोड़ा गाना सुनकर पढ़ लिया या थोड़ा मेडिटेशन कर लिया या थोड़ा मन लगा लिया, थोड़ा घूम लिया, किसी से कर लिया। बट जो ये ड्यूरेशन है हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि ये हमेशा टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। जब आप एक बार एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लोगे, आपके पास काउंसलिंग होगी, आपके पास आगे के लिए आप वो बोलोगे, आपको पता होगा कि मुझे क्या चूज़ करना है, मुझे कहाँ एडमिशन मिलेगा, एक नई जगह जाने की एक्साइटमेंट, थोड़ी एंग्ज़ायटी भी और थोड़ा एक्साइटमेंट भी कि हाँ, फिर से नई जगह जाना है, घर से दूर जाना है, इस चीज़ की एंग्ज़ायटी और थोड़ा एक्साइटमेंट कि हाँ, जाना है, वार्ड में ये होगा, रेसिडेंसी में ये होता है, आपको बहुत कोई डराएँगे भी, बहुत कोई बहुत तरह की बातें भी सजेस्ट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अभी को ना देखकर आप 5 महीने, 6 महीने बाद आप कहाँ ढहोगे या रिज़ल्ट के बाद की आपकी लाइफ़ कैसी होगी, आप उस चीज़ को इमेजिन करें तो आप ज़्यादा बेटर रहेगी। वो चीज़ें आपको धीरे-धीरे आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करेंगी। वो चीज़ें धीरे-धीरे आपको एक पॉज़िटिव रास्ता दिखाएँगे कि देखिए हाँ, मुझे अपनी लाइफ़ में चाहिए क्या, मुझे आगे क्या चाहिए। और जहाँ तक बात रहा है एफएमजी स्टूडेंट को मैं उनको बिल्कुल ही रिकमेंड करूँगी कि आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि हाँ, मुझसे नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता। बहुत टाइम लोग आपको फ़ील करवाएँगे, बहुत टाइम आप खुद भी फ़ील करोगे कि हाँ, मैंने इंडिया से पढ़ाई नहीं की है, तो मैं यहाँ के एग्ज़ाम्स को नहीं क्वालीफ़ाई कर सकते या कर सकते। बट ऐसा नहीं है, अगर आप पढ़ रहे हो तो वो आपसे होगा ही होगा। और ऐसा ये कुछ भी नहीं है कि अगर आप पढ़ो तो वो इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अगर आप प्लानिंग के साथ पढ़ रहे हो, अगर आपने पूरे साल अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लिया, तो ये कोई भी, वो इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर सकता है। रखना है कि सिर्फ़ आपने कंसिस्टेंसी रखी, आपने सब कुछ अच्छे से किया, आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की। बट अगर आपने लास्ट में रिवीजन वाला पार्ट अच्छे से नहीं किया तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। लास्ट में जाकर आप ये रिग्रेट करोगे कि काश मैंने एक बार और रिवाइज़ कर लिया होता, 2 बार और रिवाइज़ कर लिया होता। इन चीज़ों के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि जब मैंने नवंबर एम्स और पीजीआई दिसंबर में सबसे फ्री हो गई थी, तो फिर मुझे अनअकैडमी के बारे में थ्रू यूट्यूब पता चला था। मैं लास्ट में जब मैं यूट्यूब के थ्रू जा रही थी तो मुझे निकिता मैम की वीडियो से मुझे पता चला था। तो मैंने कुछ टॉपिक्स के लिए पहले पढ़ा, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या जेनेटिक कोड की, तो वो निमोनिक्स के थ्रू उन्होंने बताया था जो कि मुझे बहुत कन्वीनियंट लगा। तो फिर बाद में मैंने अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल किया और मैं क्या करती थी, मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा, जो मैंने पहले से पढ़ रखा था। मैं वीडियोज़ के थ्रू रिवीजन करती थी और जो भी चीज़ें या जो निमोनिक्स वो बताते थे और जो मुझे सही लगता था,
तो वो मैं अपनी नोट्स के साथ ही वहीं पे सेम जगह में इनकॉर्पोरेट कर लेती थी। तो उन चीज़ों से मुझे क्या हुआ, मेरी रिवीजन बहुत फास्ट होने लगी। तो अनअकैडमी के थ्रू मैंने डॉक्टर निकिता, तो मैंने अपना शेड्यूल बना रखा था लास्ट के 1 महीने। मैं पूरे दिन माइक्रो और पैथो करती थी, डॉक्टर प्रीति शर्मा मैम की वीडियो के थ्रू वो मॉर्निंग्स बताती थी, और फिर मैं शाम को 1 घंटे 1 से 1.5 घंटे निकिता मैम के वीडियोज़ देखती थी। उन्होंने मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चंस या कैसे कोड रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे न्यूरो एनाटॉमी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो कि बहुत ही वोलेटाइल टॉपिक्स है और हम उसे बार-बार भूलते हैं। तो मैम ने जब बता रखा था, तो मैं उसे शाम को 1 डेढ़ घंटे पढ़ती थी उन टॉपिक्स को वापस से जाके, और फिर रिवीजन करती थी। फिर शाम के टाइम या रात के टाइम जब मुझे टाइम मिल रहा था, तो मैं पवन सर, डॉक्टर पवन काकराड़ी जो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, उनके वीडियोज़ के थ्रू सर्जिकल रिवीजन करती थी। तो जिपमर में, जैसे कि इस बार के जिपमर में अमीबिक लिवर एब्सेस बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए। तो फिर वापस आके मैंने पढ़ा, तो उन्होंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस किसे कहेंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन कौन सा होगा, और हम इसे क्यों ना चूज़ करें, उसे क्यों हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बोले। तो ऐसे करते-करते मैंने सर्जरी के भी काफ़ी टॉपिक्स रिवीजन किए। मैंने अंकित खंडेलवाल सर के एनाटॉमी के बहुत सारे वीडियोज़ देखे, और फिर मैंने उसे ऑर्थोपेडिक्स के साथ एक साथ कनेक्ट करके पढ़ा, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरी क्लियर हुई और साथ-साथ मेरे रिवीजन भी होते गए। तो इन चीज़ों के लिए मैं अनअकैडमी को बहुत थैंकफुल हूँ, अनअकैडमी के मुझे और बहुत अपसेट भी हूँ कि मुझे लास्ट के 1 मंथ ही पता चला। अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं और इफ़ेक्टिवली तैयारी कर पाती। लेकिन 1 महीने जो मैंने तैयारी की, उससे मेरा रिवीजन, एटलीस्ट 1 महीने का रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया, और अनअकैडमी की टीम एग्ज़ाम के बाद भी उन्होंने मुझसे हमेशा कॉन्टैक्ट किया और बहुत सपोर्टिव है। इवन कि आपके काउंसलिंग के टाइम भी, जब आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कौन-सा डिपार्टमेंट लूँ, इसके क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है, बाद में आपकी रेसिडेंसी में आप कैसे उस चीज़ में एडजस्ट कर सकते हो, तो वो आपको उस जगह भी गाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और राम्याश्री मैम की वीडियोस, मैंने खुद ऑप्स एंड गाइड लिया है, तो मैंने राम्याश्री मैम की वीडियोस के थ्रू बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, और मैंने उनकी जो करियर काउंसलिंग वाली वीडियोस है, उन सारी चीज़ों को भी रेफर किया। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही इफेक्टिव टॉपिक है, एक बहुत ही इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है, और जब भी आप जितने भी क्लासेस खत्म करेंगे, तो दे विल प्रोवाइड यू पीडीएफ विद अ नोशन, लाइक टीचर आपको मार्क करके देंगे कि इंडियन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा कि आप उसे अपने नोट्स में उस जगह मेंशन कर सकते हैं कि हाँ, मुझे कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं, या कौन से टॉपिक्स बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये हर स्टूडेंट्स को, आप अपने सिलेबस को उन्हें ऐसे ही कंसाइज़ करना है कि लास्ट में आप जो चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, आप उन चीज़ों को भी पढ़ के जाइए। तो अनअकैडमी ने मुझे इस तरीके से अपने लास्ट 1 मंथ, डेढ़ मंथ के रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और मुझे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी जो आते हैं, तो उनके भी निमोनिक्स बहुत बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली फिर सारे निमोनिक्स उन्होंने समझाए हुए हैं कि हाँ, इसे आप कैसे पहचान सकते हो, तो कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जो 2 इमेज में आप कंफ्यूज हो, आप उससे बहुत अच्छे से पहचान सकते हो, और आप उस चीज़ को एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। एंड लास्ट, मैं अपनी फैमिली, अपने सारे टीचर्स, अपने भाई-बहन, अपने सीनियर जूनियर्स, या जिन्होंने भी मेरी जर्नी में मुझे हेल्प किया है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, और मैं उन सबको मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और मैं उन्हें बहुत एडमायर करती हूँ कि हाँ, मेरी जर्नी में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और वो हमेशा मेरे अप्स एंड डाउन्स में, या मेरे जो भी एंग्ज़ायटी वाला पीरियड होता है, या जिस टाइम आप बिल्कुल ऐसे होते हो कि हाँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, और आप गिव अप करने वाले होते हो, तो वो फिर आपको बहुत ही हेल्प करते हैं। और मैं हर किसी को यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपको ये लगे कि हाँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, और व्हेन यू आर अबाउट टू गिव अप, तो आप उसे बात कीजिए। आप बात करोगे तो आपके स्ट्रेस लेवल कम होगा। वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएँगे जो कि शायद मेडिकल फील्ड में नहीं पढ़ाई जाती। शायद एग्ज़ाम के लिए वो बहुत रिलेवेंट नहीं हो, लेकिन वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। So thank you, Unacademy, and thank you to everyone those who have helped me in my journey.